I am assuming everybody is doing the calculation. Otherwise, on year 7, present value means at 0. Present value at 0. Present value मतलब आज के दिन. 7th year amount is whatever is the 6th year amount. वही. लेकिन वो केवल 7th year नहीं रहेगा, वो जन्म भर चलेगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12 जन्म भर चलती रहेगा. क्या भाई? सो प्रतीक जी का आंसर है 186318. प्रतीक और आकांक्षा. प्रतीक एंड आकांक्षा. इट इज 1863. 1863. और आयुष जी का आंसर है 1832. आयुष 1832. आगे बढ़ते हैं हम लोग, और के लिए वेट नहीं कर रहे.
फॉरवर्ड टू कंपाउंड फॉर लास्ट ईयर, ठीक है, यानी कि सभी का आंसर है 1863। ठीक है भाई, हम लोग चेक करते हैं एक बार, अलग अलग तरह से सॉल्व किया जा सकता है पीवी। फर्स्ट ईयर फिगर है 200, सो 200 को एक साल पहले लाने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर, मान लीजिए हम यहां गए टेबल, टेबल में डिस्काउंट रेट 10%, फर्स्ट ईयर 0.909 प्लस 200 सेकेंड ईयर 0.826 इंटू 0.826, थर्ड ईयर भी 200 ही बोला है मैंने, 3 साल तक 200 बोला है, सो थर्ड ईयर फैक्टर 0.751, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर है 500, सो 500 इंटू फोर्थ ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.683, फिफ्थ ईयर है 500 प्लस 10%, 550 कर देता हूं, इंटू फिफ्थ ईयर डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.621, 0.621, फिर सिक्स्थ ईयर 550 में 10% और, मतलब 605 इंटू सिक्स्थ ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.564, फिर सेवेंथ ईयर 605 ही रहेगा, लेकिन कितने साल तक? सेवेंथ ईयर 605 ही रहेगा, लेकिन कितने साल तक? 7, 8, 9, 10, 11, 12 forever. So you know that if there is an annuity which will continue forever, if there is a particular figure which will continue forever, then we say that figure divided by interest rate. That figure divided by interest rate. ये 605 divided by 10% क्या है? 7th year, 8th year, 9th year, 10th year, 11th year, 12th year, 13th year, 14th year and so on. उसका present value एक बार में divided by I, that is 10%. But ये figure कहाँ आया? ये 605 मैंने जो लिखा है 605 of 7th year, ये 7th year मैंने लिखा है। जैसे ये 200 कब का है? फर्स्ट ईयर, तो वैल्यू कहाँ आया? 0 पे। वैसे ये वैल्यू 7th ईयर का है, डिवाइड देने से 10% कहाँ आया? 6th ईयर पे। 6 ईयर से इसको और 0 पे लाना है, इंटू 0.564। इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर्स में इसको टर्मिनल वैल्यू बोलकर सॉल्व किया है। कोई बोलेगा सर हम इसको यहां से भी तो कर सकते थे, ये भी तो 605 यहां से हो चुका है। आप इन दोनों के बदले आप सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं? आप इन दोनों के बदले लिख सकते हैं, इसके बदले मैं बात कर रहा हूं, फॉर ओनली दिस फिगर, for only this figure we can write 605 divided by 10%, लेकिन अब ये 605 6th ईयर का लिखा है मैंने, तो ऑलरेडी ये 5th ईयर पे आ गया, इनटू 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.621। आप अगर इसको निकालेंगे और इसको अगर आप जोड़ेंगे सेम फिगर आएगा। सेम फिगर मतलब नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन एरर विल बी देयर, बट दिस वन एंड दिस वन इज सेम ओनली। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि जब द फिगर विल रिमेन सेम वी हैव टू अप्लाई दिस, बिकॉज इफ समथिंग विल बी देयर फॉर एवर एट द सेम वैल्यू,
देन प्रेजेंट वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस. बट केवल एक ही गलती स्टूडेंट से होती है, ये सर कहां पर आया? आपने जिस साल का 605 लिखा है एक साल पहले आया. हमने यहां पर क्या लिखा है? 605 ऑफ 6th ईयर. 605 ऑफ 6th ईयर. यहां पर मैंने 605 7th ईयर का लिखा है. तो वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 6 साल में, 6 साल पहले और लाने के लिए. यहां पर मैंने लिखा है 605 ऑफ 6th ईयर. सो वैल्यू 5th ईयर में, 5th ईयर से 0 पे लाने के लिए. आइदर आई विल राइट दिस और आई विल राइट दिस ओनली फॉर दिस पार्ट. केवल पूरा के लिए नहीं, पूरा के लिए ऑल्टरनेटिवली में मैं क्या कर सकता हूं? ऑल्टरनेटिवली पूरा के लिए 203 बार है, एन्युटी है. सो आई विल मल्टीप्लाई विद द एन्युटी फैक्टर. एन्युटी फैक्टर यहां उन्होंने दिया है 10% से 3 साल का 2.487 इंटू 2.487. मतलब ये 3 बार लिखने के बजाय I can write this, because this, if you add a 0.909, 0.826, 0.751, it is 2.486 only. वही है वो. जब फिगर्स आर सेम, वी कैन अप्लाई एन्युटी फैक्टर. अब उसके बाद प्लस. अब यहां 500 है और यहां 550 है, 10% ज्यादा है. तो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है C1 डिवाइडेड बाई I माइनस G. नहीं लगाना है, नहीं करना है. जब अलग अलग ग्रोथ रेट है, अलग अलग फिगर्स आप अलग अलग करिए. दैट मीन्स 500 इंटू 0.683 प्लस 550 इंटू 0.621 एंड प्लस, इसको यहां पर भेज देते हैं. और इजी कैसे हो सकता है? और इजी, एक्सेल में जाइए. एक्सेल में गए, बिकॉज एग्जाम में तो एक्सेल अलाउड है ना. सो वाई वी विल नॉट बी यूजिंग द एक्सेल. एक्सेल में गए. एक्सेल में हमने थोड़ा सा, मैं इसको बढ़ा देता हूं फॉन्ट साइज 20. एक्सेल में 200 550, सॉरी पहले 500 था. 500 550 605, फिर 605. एक बार एक काम करते हैं, यहीं से बोल देते हैं 605 फॉर एवर. ठीक है. अभी ये 200 तो 200 है, ये 605 फॉर एवर. मतलब जो 6, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. तो ये 605 को जब हम लोग डिवाइडेड बाई 10% कर रहे हैं, तो यहां पर फिगर बन जाएगा 550 प्लस 605 डिवाइडेड बाई 10%. divided by 10%. Please understand, I am dividing only this one. I am not dividing anything else. Equal to कर दिया मैंने, इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिया. ये एक साथ बन गया. ये वाला वैल्यू यहां जुड़कर 550 के साथ, और ये 200 200 है ही. 200 200 200 500. हमें निकालना है पीवी. पीवी निकालने के लिए इक्वल टू एनपीवी लिखिए, पीवी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. पीवी 10%, कॉमा किसका पीवी? इन सब का पीवी, ब्रैकेट क्लोज्ड, इक्वल टू. फिगर तो 4936 आ रहा है, लेकिन क्या मैं गलत हूं क्या भाई? Because if you calculate present value of all these figures, it is coming 4963 at the rate of 10%. आप लोग सब लोग तो ये बोला है.
अगर आपको लग रहा है कि एक्सेल गलत है तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 200 इंटू 0.487 कितना आएगा भाई? 200 इंटू 2.487 हाउ मच? हाँ, यानी कि आप लोगों ने खाली ये 7th ईयर का फिगर लेकर निकाल लिया, लेकिन 7th ईयर फॉर एवरी ईयर, 7th ईयर से जन्म भर। सो जन्म भर के लिए आपको ये डिवाइडेड बाई 10% करना आएगा, केवल 7 साल नहीं है। देयर आर 2 कैलकुलेशंस, वन इज एन्युइटी फॉर एवर, दैट मीन्स एन्युइटी डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट rate, and one is cash flow growing at a constant rate forever. Then in that case it is cash flow after growth divided by interest minus ग्रोथ। सपोज मैं यहां बोलूं, सपोज फ्रॉम 7th ईयर ग्रोथ विल बी 2% पर एनम फॉर एवर। सपोज मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि 7th ईयर से फिगर विल बी सेम, आई एम सेइंग 7th ईयर फिगर 2% बढ़ेगा जन्म भर हर साल। तो व्हाट विल बी द 7th ईयर फिगर? 605 इंटू 1.02। जो 6th ईयर फिगर 605 था, 7th ईयर 2% ज्यादा, लेकिन ये जन्म भर 2% ज्यादा है, डिवाइडेड बाई 10% माइनस 2%। देयर आर 2 स्टोरीज फॉर टर्मिनल और जन्म भर। अगर सेम कैश फ्लो जन्म भर डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, दिस इज वन स्टोरी। दूसरा स्टोरी, अगर कैश फ्लो सेम नहीं है लेकिन सेम रेट से ग्रो करेगा, देन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट, दैट इज द फॉर्मूला। इसका एक्सेल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका टेबल से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ देयर विल बी अ सेम फिगर फॉर एवर, देन डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। If there will be a growth rate forever, then divided by interest rate minus growth rate. So ये कितना आएगा? 605 into 1.02 divided by 8%, कितना आएगा? 605 into 1.02 divided by 10% minus 2% for 7th year कितना आएगा? 605 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 8%। बोल भाई, मैं कर लेता हूं, छोड़ो। 605 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाई 8%। 7714, ये फिगर आया 7714। कहां पर आया? वेयर यू आर गेटिंग? एट 6th ईयर, जहां का कैश फ्लो 1 साल पहले। अगर 200 1st ईयर है 0 पे, जहां का कैश फ्लो 1 साल पहले, सो दिस इज एट 6th ईयर। 0 पे लाने के लिए क्या करना होगा? एट 0, 7714 into discounting factor at the rate of 10% for 6th year। उसके बाद ये भी करना होगा, बिकॉज 6th ईयर पे लाने के लिए वैल्यू लाना होगा। जब आप कोई भी चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे, कोई भी चैप्टर में, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, मर्जर्स, एक्विजिशंस, कोई भी जगह, ये चीज नॉर्मली क्वेश्चंस में बार बार आती रहेगा कि आपको प्रेजेंट वैल्यू लाना है ऐसा कैश फ्लो का जो फॉर एवर चलेगा। अब फॉर एवर कभी तो होएगा ऐसा कि इट विल बी सेम और इट विल बी ग्रोथ रेट सेम, उसके बाद आपको ये बुद्धि लगाना होगा।
बिकॉज केवल 7 साल कैश फ्लो नहीं है, हजारों साल है। 7th ईयर से ये जन्म भर है, ये जन्म भर है। तो ऐसे अगर ग्रोथ करेगा तो ऐसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन हम निकालेंगे एक्सेल से, हम ऐसे नहीं निकालेंगे। हम खाली एक्सेल में कॉलम बनाकर फिगर्स लिखेंगे और बस कैलकुलेटर से एक्सेल से सीधा हो जाए, कुछ नहीं करना है। जिससे कि आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेटर भी यूज हो रहा है और थोड़ा बहुत एक्सेल भी यूज हो रहा है। कोई कोई लोग थोड़ा सा ज्यादा एक्सेल में प्रैक्टिस है, वो 1 सेकंड भी कैलकुलेटर कुछ करेगा ही नहीं, सारा एक्सेल में ही कर लेगा, वो भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन योर हैबिट। मेरा भी उतना बढ़िया हैबिट नहीं है, लेकिन अगर आप हैबिट डेवलप करेंगे तो सारे कैलकुलेशंस एक्सेल में हो सकते हैं। दैट इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन। नाउ आशीष जी, आप सोचेंगे सर मेरे तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये क्लासेस पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि ये सब चीज आप समझें, नहीं तो अदरवाइज तो F3 पढ़ने का कोई काम है नहीं। बिकॉज केस स्टडी एग्जाम पास करने के लिए ये सब आप लोग SBL और स्ट्रैटेजिक केस स्टडी पढ़े दिसंबर में। मैंने कभी ये बताया था? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? नहीं जरूरत था। क्यों नहीं जरूरत था? एग्जाम में कोई काम ही नहीं था। एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, बस उतना ही काम था। उसका एक एक टेक्निकलिटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना नहीं जरूरत था। लेकिन अब बात कर रहे हैं बिकॉज अब जरूरत है। लेकिन अभी भी सीमा केस स्टडी एग्जाम में जरूरत नहीं है। असाइनमेंट सॉल्व करना है FLP स्टूडेंट को जरूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, बिकॉज मान लीजिए ये चीज एक्सेल में होएगा, कोई जन एक्सेल प्रोग्राम बनाकर दे देगा, फिर भी तो आपको जानना होएगा ना कि ये होता कैसे है। प्रेजेंट वैल्यू माने क्या? इन सब में से 10% हमने माइनस कर दिया। 10% माइनस करने से 4936, मतलब अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 10% आपने पॉकेट में रख लिया, उसके बाद भी 4936 आपको मिल रहा है। तो अगर प्रोजेक्ट में जो पैसा लग रहा है जीरो में वो 4936 से कम है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। मान लीजिए प्रोजेक्ट में पैसा लग रहा है 4936 ही, तो एनपीबी जीरो है, बिकॉज इसमें से 4936 माइनस करेंगे जीरो। एनपीबी जीरो है, प्रोजेक्ट करना है, करना है। क्यों जीरो? मतलब अर्निंग जीरो नहीं, अर्निंग 10%। You have deducted 10%, you got 10%, and then inflow equal to outflow. If NPV 0 project is doable, प्रैक्टिकल लाइफ में एनपीबी 0 प्रोजेक्ट नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में एनपीबी 0 मतलब अगर आप फोरकास्ट करेंगे 100 में 50 लाना है, 40 आ जाएगा। सोचना होगा 100 में 70 लाना है, 60 लाना है, तब 50 आएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में when the NPV is positive then only we do project, when the NPV is 0 we don't do। बट एग्जाम में लिखना है 0 मतलब करेंगे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है। एंड दिस इज सपोज आपका इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट में 4500, 4936 माइनस 4500 मतलब एक्स्ट्रा एनपीबी 436.96 मीन्स व्हाट? प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर्स वेल्थ विल इंक्रीज बाय 436 इंस्टेंटली। प्रोजेक्ट करने से शेयर होल्डर का वेल्थ में 436 का वृद्धि आएगा। अगर कोई कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है जिसमें एनपीबी पॉजिटिव है और अगर वो मार्केट में प्रॉपरली शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर रही है, शेयर मार्केट में शेयर का दाम बढ़ जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेक्युलेशन, अभी 2 मिनट में क्या होएगा, लेकिन लॉन्ग रन में प्रोजेक्ट ऐसा करने से शेयर का दाम बढ़ेगा। जो हम लोग बोले फाइनेंशियल इंपैक्ट, व्हेन यू से वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट इवैल्यूएट, देन यू नीड टू एनालाइज फाइनेंशियल इंपैक्ट। दैट इज एनपीबी पॉजिटिव है कि नहीं है, शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इंपैक्ट है कि नहीं है। बिकॉज एनपीबी पॉजिटिव है तो जरूर है, बट मे बी कुछ अदर फैक्टर्स, ये जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे इकोनॉमी खराब होगी, इन्वायरमेंट खराब हो, कुछ भी होगा, तो मे बी दैट विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑल्सो। तो अलग अलग बात लिखनी पड़ेंगी। लेकिन जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन नॉर्मली आपके साथ पीछा नहीं छोड़ने वाले। चाहे आप फॉरेक्स पढ़िए, इंटरेस्ट रेट पढ़िए, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़िए, मर्जर्स एक्विजिशंस पढ़िए, डिफिकल्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशंस विल बी देयर इन द क्वेश्चंस। ऐसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और मर्जर्स एक्विजिशंस में ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर नहीं है, बिकॉज वहां ऑटोमेटिकली अपने आप में ही वो डिफिकल्ट है, तो उतना ज्यादा डिफिकल्टी ये सब कैलकुलेशन में नहीं है। लेकिन आपको हर समय ध्यान रखना है कि ये कैलकुलेशंस मेरे को आने चाहिए। इस तरह का कैलकुलेशन मैं नेक्स्ट क्लास में एक और करवाऊंगा, फिर देखेंगे, चेक करेंगे ठीक से हो रहा है कि नहीं। अभी एक और बात बेसिक्स के अंदर, ये तो फर्स्ट बात है।
Point number 1, time value of money calculations. This is first thing, time value of money calculations. Second, forex calculations. Forex calculation मतलब 1 GBP equals to say $1.2. 1 GBP is $1.2. In 100 GBP, how much डॉलर? 100 GBP में कितना डॉलर होगा? अगर ये रेट है कि 1 GBP का दाम $1.2 है, 1 GBP का दाम 1.2, 2 GBP का दाम 2 into 1.2, तो 100 GBP का दाम 100 into 1.2, which is coming $120. $120 हमने अभी इसको मल्टीप्लाई किया है. हो सकता है ये सिंपल है, जीबीपी डॉलर दिया होगा, इजी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर करेंसी होगा ए डॉलर, बी डॉलर, सी डॉलर, कोई कंट्री का नाम ही नहीं लिखा रहेगा. अब स्टूडेंट 100 में 100%, नॉट 99, डिवाइड मल्टीप्लाई में गलती करता है. कभी डिवाइड जहां करना है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना है डिवाइड कर रहे हैं. सारे स्टूडेंट, सारे, एक नहीं सब, फिर उनको जैसे ही समझाते हैं फिर समझ में आ जाता है. तो ध्यान देना है डिवाइड मल्टीप्लाई का रूल. अगर 100 डॉलर to be converted into GBP, तो हम लोग बोलेंगे 100 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल्स टू जितना भी GBP आएगा. ठीक है ना, जितना भी. ये सिंपल है, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे सिंपली देता नहीं है. क्वेश्चन बहुत घुमा के देते हैं वो लोग. हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब भी कोई रेट देगा, ए डॉलर, बी डॉलर, सी डॉलर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल बेस करेंसी कौन सा? बेस करेंसी मतलब इस रेट के अंदर $1 का वैल्यू दिया हुआ है कि 1 GBP का वैल्यू दिया हुआ है. बकायदा मैंने लिखा है 1 GBP इज $1.2. आपको पता लगाना है बेस करेंसी कौन सा है. बेस करेंसी मतलब विच करेंसी जिसका $1, 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है. हियर द बेस करेंसी GBP. So if the base currency is converted into another currency, multiply with the exchange rate. If the other currency is converted into base currency, divide with the exchange rate. Suppose मैं यहां बोलूंगा what will be the value of 100 euro, वो नहीं निकल सकता, because this is the rate of GBP and dollar. यूरो का कहां से निकाले? उसके लिए तो यूरो डिनोमिनेटेड रेट चाहिए. तो यहां पर यूरो, खाली ये 2 ही कन्वर्जन हो सकता है. सो पता क्या लगाना है? बेस करेंसी. Base currency is that currency whose 1 unit value is given. Base currency हम लोग उसको बोलते हैं जिसका 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है. Here 1 GBP value is given. So if base currency converted into another currency multiply with exchange rate, and if other currency converted into base currency, अरे यार, currency
divide with exchange rate. Normally we know that in the market the foreign exchange rate are double. अगर मैं मार्केट में पता लगाऊंगा कि एक जीबीपी का दाम क्या है तो दो रेट होगा, डॉलर 1.2 भी डॉलर 1.3 भी, डबल रेट होती है. डबल रेट मतलब अगर मैं कस्टमर हूं एंड आई नीड टू बाई फॉरेन करेंसी और सेल फॉरेन करेंसी, तो मेरे को मार्केट में ऑथोराइज डीलर्स के पास जाना है. इंडिया में ऑथोराइज डीलर्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. मान लीजिए मेरे को जीबीपी डॉलर वगैरह कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास जीबीपी है, डॉलर बनाना है, कुछ भी है, तो मैं समझ लीजिए आईसीआईसी बैंक के पास गया. आईसीआईसी बैंक ऐसा रेट नहीं देगा. आईसीआईसी बैंक रेट देगा 1 जीबीपी इक्वल्स टू डॉलर 1.2/1.3, ऐसा रेट देगा. अब यहां पर झमेला आएगा. ये तो समझ गए कि जीबीपी डॉलर मतलब मल्टीप्लाई और डॉलर मतलब जीबीपी डिवाइड. लेकिन अगर 100 जीबीपी है तो मल्टीप्लाई बाई 1.2 और 1.3, और अगर 100 डॉलर है तो 2 जीबीपी लाने के लिए डिवाइडेड बाई 1.2 और डिवाइडेड बाई 1.3. दैट है जमेला. अगेन स्टिल बेस करेंसी पता लगाइए. बेस करेंसी 1 यूनिट जिसका वैल्यू है, ये बेस करेंसी खरीदने और बेचने का रेट है, डॉलर का रेट नहीं है, जीबीपी का रेट है. अगर मेरे को एज अ कस्टमर मेरे को जीबीपी खरीदना है, मेरे को जीबीपी खरीदना है, तो मेरे को 1.3 डॉलर देना होगा. लेकिन मेरे को अगर जीबीपी बेचना है तो मेरे को 1.2 डॉलर मिलेगा. यानी कि मैं अगर आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा हूं और आईसीआईसीआई बैंक ये रेट कोट कर रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक इस चीज का बिजनेस कर रहा है, फॉरेन करेंसी का बिजनेस. जो भी चीज का बिजनेस आप करते हैं, खरीदते कम दाम में या बेचते ज्यादा दाम में, तभी आपको बिजनेस में फायदा होगा. अगर मैं मान लीजिए वेजिटेबल मार्केट में इफ आई एम गोइंग and I am purchasing potato from the potato wala, he is selling me at 20 rupees per kg, but he purchased the potato at less than 20. He purchased at less than 20. I can also purchase बल्क में, होलसेल में खरीद लेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई नया बिजनेस है, लेकिन वो मेरे को 20 में बेच रहा है, वो खरीदा कम दाम में. तो मैं जो हूं कस्टमर हूं. आईसीआईसीआई बैंक पोटैटो वाला है, बिजनेस वाला. आईसीआईसीआई बैंक जीबीपी बेच रहा है 1.3 में, लेकिन खरीद रहे 1.2 में. तो हर जीबीपी के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक को 0.1 डॉलर का फायदा हो रहा है. हो रहा है बिकॉज वो मार्केट मेकर है. आप अपने बारे में सोचिए, आप आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मत सोचिए. आप सोचिए कि आप कस्टमर हैं. तो आपको अगर बेस करेंसी खरीदना है हायर रेट, आपको अगर बेस करेंसी बेचना है लोअर रेट, और डिवाइड मल्टीप्लाई तो बात हो चुका कि इफ द बेस करेंसी कन्वर्टेड इनटू अदर करेंसी मल्टीप्लाई, if the other currency converted into base currency divide. यानी कि एक बात केवल समझना है, बेस करेंसी दोनों चीज पूरा हो जाएगा. मैं इसको यहां पर अलग से कॉपी कर दे रहा हूं, देन आई एम पेस्टिंग दिस. इसको एक बार यहां से हटा दे रहे हैं. इन द मार्केट ऑलवेज 2 rates are quoted. Always 2 rates are quoted. One is buying rate, one is buying rate, and the one is selling rate. Selling rate. We will think from customer point of view. हमें ऑथोराइज डीलर ये सब हमें अपना सोचना है. मान लीजिए कंपनी, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स कंपनी वांट्स टू परचेज डॉलर, सेल डॉलर. एक्स कंपनी आप है, आप कस्टमर है. आप ऑथोराइज डीलर्स के बारे में मत सोचिए. यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. वी विल थिंक फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. इफ कस्टमर बाई बेस करेंसी multiply with higher rate. If customer sell base currency multiply,
आप बोलेंगे मल्टीप्लाई क्यों? बिकॉज बेस करेंसी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी, मल्टीप्लाई विथ लोअर rate. Suppose in this example, we, me means you, me, anybody, we want to buy $250. कोई बता सकता है कितना पाउंड लगेगा? इसी एग्जाम्पल में हमें एज अ कस्टमर $250 खरीदना है, तो कितना पाउंड लगेगा? वी नीड टू परचेज $250, सो हाउ मच पाउंड विल बी रिक्वायर्ड? कैसे लाया आपने? 250 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया? नाउ हम लोग ऐसे, अभी सिंपल हो जा रहा है बिकॉज डॉलर पाउंड भी हमें समझ में आ जाता है। ध्यान देना है, हम लोग डिवाइड करेंगे क्यों? बिकॉज दिस इज डॉलर कन्वर्टेड इनटू जीबीपी एंड द बेस करेंसी जीबीपी, 1 जीबीपी का वैल्यू है, तो डिवाइड करना है। अब हमें डॉलर खरीदना है, तो हमें क्या बेचना है? हमें डॉलर खरीदना है, इसका मतलब हमारे पास पाउंड है, जब हम देंगे तभी तो डॉलर मिलेगा ना। सो पाउंड, डॉलर खरीद रहे मतलब पाउंड बेच रहे, पाउंड बेचने का रेट लोअर वाला। आप कस्टमर हो, आप खरीदोगे बेस करेंसी हायर रेट, आप बेचोगे बेस करेंसी लोअर रेट। सो 1.2 से डिवाइड हो गया, यानी कि दो बात सोचनी है। फर्स्ट, अदर करेंसी कन्वर्टेड इनटू बेस करेंसी, सो डिवाइड, इसलिए डिवाइड करना है, पहला बात हुआ। सेकंड, अदर करेंसी कन्वर्टेड इनटू बेस करेंसी, सो डिवाइड। दूसरा बात, बेस करेंसी जीवीपी, बेस करेंसी जीवीपी, वी विल सेल टू बाई डॉलर। डॉलर खरीदने के लिए हम बेस करेंसी बेचने वाले हैं। सेलिंग रेट ऑफ बेस करेंसी लोअर, जो बेस करेंसी उसको बेचना है लोअर रेट, खरीदना है हायर रेट। सो 250 डिवाइडेड बाई 1.2 इक्वल्स टू कमिंग $208. 250 divided by 1.2 is coming $208. ये भी हम लोग हर चैप्टर में करते रहेंगे। जब हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करना, जब हम लोग फॉरेक्स पढ़ेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई पढ़ना, इंटरेस्ट रेट, मर्जर्स, एक्विजिशंस, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं दूसरे कंट्री में, डिवाइड मल्टी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशंस, बेसिक डिवाइड मल्टीप्लाई हर चैप्टर में। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां पर इसका यूज नहीं आएगा। इवन दो फॉरेन एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग, दिस दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली, बट एक बार बेसिक डिवाइड मल्टीप्लाई में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन एंड बेसिक डिवाइड मल्टीप्लाई इन फॉरेक्स, वी शुड बी ऑलवेज डूइंग इट करेक्टली। मान लीजिए मिस्टेक हो रहा है, अपने आप को फिर से समझाएंगे जिससे कि एग्जाम में ये मिस्टेक हम ना करें, बिकॉज ये पूरा का पूरा पेपर में मिक्सचर रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस में हर जगह है। एक बेसिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेशन और एक बेसिक फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन, और उसके अलावा जनरली व्हाट इज द जॉब ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, दैट इज कवर्ड। अभी हम लोगों को अब टॉपिक पढ़ना चालू करना है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। लेकिन नेक्स्ट क्लास में पहले मैं 10, 15, 20 मिनट इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जनरली डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह थोड़ा सा ट्रिकी दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टू स्टडी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। यहां से सिलेबस चालू होएगा, बट दिस इज जनरल डिस्कशन वी हैव डन, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेबस, जॉब ऑफ द फाइनेंस मैनेजर एंड बेसिक कैलकुलेशंस विच इज देयर इन द इंटायर सिलेबस। और क्लासेस हम लोग का मंडे वेडनेसडे मॉर्निंग 7:30, नॉर्मली 7:20 तक हो जाएगा, एक दो दिन गड़बड़ है, नहीं तो मैं 7:15, 7:20 पे रखूंगा, जिससे कि हम लोग 10 बजे तक खत्म कर पाए, 2-4 मिनट इधर उधर।
तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन वेनेसडे। हर क्लास के लिए आपके पास लिंक क्लास के पिछले दिन जाएगा। वेनेसडे क्लास का लिंक ट्यूसडे, मंडे क्लास का लाइव क्लास का लिंक संडे और सैटरडे क्लास के पहले आपके पास पहुंच जाएगा। आप क्लास ज्वाइन करोगे और आपको मेरे साथ रहना है। और अभी मैं ये स्लाइड्स और जो भी नोट्स आपको रेफर करना है वो सब अभी मैं मेल करूंगा, जैसे कि आपके पास अगर है भी तो भी आपको फिर से दिया जा सके। और ये क्लास का रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे बाद आपको मिल जाएगा इन द सॉफ्टवेयर ओनली। अगर आपको टेक्निकल इश्यू होएगा आप मेल डालोगे, मेरी टीम हेल्प करेगी। ओके, बोलिए बोलिए प्रतीक जी। इज देयर लिंक फॉर रिकॉर्डिंग्स? नो लिंक फॉर रिकॉर्डिंग्स इन द सॉफ्टवेयर। जैसे आप पहले का क्लासेस रिकॉर्डिंग करते थे वैसे ही नहीं सर। वो तो सॉफ्टवेयर से ही जाना पड़ेगा, सॉरी। बिकॉज वो तो इंक्रिप्टेड क्लासेस है ना, इंक्रिप्ट करके सॉफ्टवेयर में डाला गया है, जिससे कि जब आप सॉफ्टवेयर को चालू करेंगे तभी वो चलेगा। ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एनीबडी फेसिंग टेक्निकली, देन यू जस्ट मेल, माई टीम विल हेल्प, डोंट वरी। किसी को कोई मैसेज मेल नहीं कर, खाली बस मेल करना है, एनी इश्यू वी विल सॉल्व। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, टाटा।